everybody. Today we will do English subject of class 10th from the book Resolution, chapter number 2, Holi. The name of the chapter is Holi. Now, actually students, the whole story is about a girl whose name is Sulekha. उसका nickname, actually उसको सब लोग होली के नाम से बुलाते थे. That's why the whole story is about Sulekha and the story's name is Holi. सुलेखा नाम नहीं है क्योंकि उसको सब निकनेम से होली से ही बुलाते थे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. हर नेम वाज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर होली द सिंपल टाइम. मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका एक्चुअल नेम तो सुलेखा था बट उसको सभी होली के नाम से बुलाते थे. शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. उनके फादर का नाम था नंबरदार रामलाल. When she was 10 months old, जब वो 10 months की थी, she had fallen off the cot, और वो अपने कॉट पर से नीचे गिर गई, खाट जिसको हम कहते हैं, और उसके हेड पर चोट लग गई, उसके सर पर चोट लग गई. एंड perhaps it had damaged some part of her brain, और शायद उसके उसी टाइम चोट लगने की वजह से उसके ब्रेन के कुछ पार्ट डैमेज हो गए थे. That was why she remained a backward child and came to be known as Holi the simpleton. यह उसके चोट लगने की वजह से ही शायद उसका दिमाग थोड़ा कम चलता था. मीन्स वो थोड़ा सा लोग उसको बुद्धू टाइप कहते थे और इसी वजह से वो बैकवर्ड चाइल्ड रह गई. अपने जो पेरेंट्स थे उनकी सबसे बैकवर्ड चाइल्ड भोली ही थी. At birth the child was very fair and pretty. और जब ये बच्ची पैदा हुई थी तब ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी थी. But when she was 2 years old, जब वो 2 साल की हुई, she had an attack of smallpox, और उस वक्त उसको smallpox हो गया. Only the eyes were saved. उसकी आंखें सिर्फ बची रह गईं, but the entire body was permanently disfigured by deep black pox marks. यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो स्मॉल पॉक्स हो गया था उसकी वजह से जो उसके चेहरे पे मार्क्स पड़ गए थे, जो निशान पड़ गए थे, वो बहुत ही भद्दे टाइप के थे, बिल्कुल डीप ब्लैक कलर के थे. इसलिए उसका फेस बिल्कुल ही खराब हो जाता है. लिटिल सुलेखा दैट इज होली could not speak till she was 5. और जब वो 5 साल की थी तब तक वो बिल्कुल बोल नहीं सकती थी. And when at last she learned to speak, she stammered. और जैसे ही वो बोलना सीखी 5 साल बाद तो she used to do stammering. मीन्स वो स्टैमर करने लगी, वो तुतला के बोलने लगी, जो कि 5 years के बाद हुआ. 5 years तक तो वो बिल्कुल बोली ही नहीं, और जब बोलना शुरू की तो वो तुतला के बोलने लगी. और थोड़ा हकलाने वाली प्रॉब्लम भी थी बच्ची को. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. और बहुत सारे बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते थे हमेशा, और उसकी मिमिक्री भी करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल करते थे. एज अ रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल. और इस वजह से वो बहुत कम बोलने लगी. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. रामलाल के 7 चिल्ड्रन थे 3 sons and 4 daughters. And the youngest of them was भोली. और जो सबसे छोटी थी 7 चिल्ड्रन में जो सबसे छोटी थी वो थी भोली, मतलब 7th चाइल्ड थी. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. और ऐसा नहीं था कि ये फैमिली बहुत गरीब थी, ये बहुत ही रिच और अच्छी फैमिली थी. इनका अच्छा चलता था, घर बार अच्छा चल रहा था और खाने पीने के लिए बहुत कुछ था. All the children except भोली were healthy and strong. सभी बच्चे इनके काफ़ी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. और इनके लड़कों को रामलाल ने अपने लड़कों को बाहर पढ़ने भी भेजा, कॉलेजेस में और स्कूल्स में, सिटी में भेजा. ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट. और जो इनकी लड़कियां थी उनमें राधा सबसे बड़ी थी. एंड ऑलरेडी बीन मैरिड. और उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी. द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज had also been settled. और उसके जो दूसरी बेटी थी मंगला, उसकी भी शादी तय हो गई थी. And when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. जब सेकेंड की सेटलमेंट हो गई पूरी, सेकेंड की मैरिज होने वाली थी, रामलाल अपनी तीसरी बच्ची चंपा के लिए भी परेशान होना शुरू कर दिया.
दे वर गुड लुकिंग, सारे ही सुंदर दिखते थे, हेल्दी गर्ल्स, अच्छी लड़कियां और हेल्दी भी थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और उनके लिए लड़के अच्छे दूल्हे चुनना भी बहुत मुश्किल नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, उसके पास ना गुड लुक था और ना ही इंटेलिजेंस था, ना वो सुंदर दिखती थी और ना ही वो पढ़ने लिखने में तेज थी, उसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, और भोली की जब 7 years की थी तब मंगला की शादी हुई। जब मंगला की शादी हुई तो उस वक्त वो सिर्फ भोली जो है सिर्फ 7 years की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज। अब यहाँ बता रहे हैं कि उसी साल जिस साल मंगला की शादी हुई, वो 7 years की थी, तो वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल ओपन होता है गांव में। द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और जो स्कूल ओपन होता है उसकी ओपनिंग सेरेमनी में कौन आता है एज अ चीफ गेस्ट? तहसीलदार साहिब आते हैं। ही सेड टू रामलाल, वो रामलाल को कहते हैं एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। अब यहाँ पे तहसीलदार साहब बोल रहे हैं कि अगर आप एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव हो इस विलेज में, तो इस आपको एक सबसे पहला एग्जाम्पल शो करना चाहिए बच्चियों को अपने स्कूल भेजने पर, ताकि गांव वाले भी इंस्पायर्ड हों और अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? अब वो यहाँ पे कह रही हैं, जब रामलाल ने अपनी वाइफ को बताया कि ऐसा ऐसा कहा है तहसीलदार साहिब ने, तो उन्होंने अपनी वाइफ को जब बताया तो उन्होंने कहा कि आप क्रेजी हो गए हो, आप पागल हो गए हो, हम लड़कियों को कौन पढ़ाता है? अगर लड़कियों को पढ़ाएंगे तो उनसे कौन शादी करेगा? स्कूल भेजेंगे तो कौन शादी करेगा उनसे? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, और वो मतलब मना नहीं कर पा रहे थे तहसीलदार को, वो उनकी बात को डिसोबे नहीं करना चाहते थे, इतना करेज उनके अंदर नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। अब उसकी वाइफ बोलती हैं लास्ट में कि मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दीजिए। As it is, there is a little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. अब वो बिल्कुल यहाँ पे माँ होते हुए भी इस तरीके से उन्होंने भोली के लिए अपने कहा, वो बिल्कुल केयरलेस थे लोग, बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देते थे, वो बिल्कुल बच्ची इग्नोर चाइल्ड थी वो एक्चुअली। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो अपनी बेटी के लिए बोल रही हैं माँ कि ये बहुत ही कम चांस है कि उसकी शादी होगी, उसके अगली फेस और उसके जो इंटेलिजेंस नहीं है, लैक ऑफ सेंस की वजह से उसकी शादी तो होनी नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए उसको टीचरों के ऊपर, टीचर अपना समय समझेंगी, तो आप उसको स्कूल उसी को भेज दीजिए। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, रामलाल ने नेक्स्ट डे उसका हाथ पकड़ा और उसको बोला, कम विद मी, चलो मेरे साथ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली बहुत डर गई थी। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, वो नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है। शी रिमेम्बर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। यहाँ पे उसको वो बात याद आ जाती है जिस तरीके से गाय को उन्होंने बेच दिया, गाय जो लक्ष्मी नाम था जिसका, उसको बेच दिया, ले जाकर घर से निकाल दिया और बेच दिया, उसी तरह से कहीं उसको भी इसी तरह से न जाना पड़े घर छोड़कर, इसलिए वो ये बात सोच के डर जाती है उसके पापा ने जब उसका हाथ पकड़ा। वो बोलती है न न न न नो 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 नो, इस तरह से वो डर के मारे बोलती है। शी शाउटेड इन टेरर, बहुत डर से बोलती है। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम फादर्स ग्रिप, और उसके पापा ने जो उसका हाथ पकड़ रखा था वो उनसे हाथ अपना झटके से छुड़ा लेती है। What's the matter with you, you fool? अब वो कहते हैं तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या चाहती क्या हो तुम, यू तुम मूर्ख लड़की। शाउटेड रामलाल, रामलाल खूब जोर से चिल्ला के बोलता है, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ,
लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, और उसको एक अच्छे कपड़े पहनाओ और तो मैं उसे लेके जाऊंगा। अपनी वाइफ को वो कहता है ऐसा। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। मीन्स यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर मैं इसको इसी तरीके से ले जाऊंगा तो क्या कहेंगे वहाँ पे जो टीचर्स और बच्चे होंगे कि हम लोग इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, किस तरीके से इसको हम लेकर स्कूल आए हैं। तो इस वजह से इसको अच्छे से कुछ अच्छा सा पहना दो और इसके बाल बाल बना दो, सब इसको परफेक्ट कर दो ताकि मैं इसको अपने संग स्कूल लेके जाऊँ। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर होली। होली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं आते थे क्योंकि वो इग्नोर चाइल्ड थी। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, और वो पुराने पुराने जो उसकी बड़ी बहनों के कपड़े हुआ करते थे वो उसको मिलते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, और कोई भी ध्यान नहीं देता था, उसके कपड़े नहीं धोता था, कुछ भी नहीं करता था। बट टुडे शी वॉज लकी, आज वो लकी थी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, जबकि उसको एक साफ सुथरा कपड़ा मिलता है, कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए। विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स, जो कि बहुत बार सफाई हो चुकी है उसकी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वो चंपा को नहीं आता था, नहीं फिट होता था। शी वॉज इवन bathed एंड oil was rubbed into her dry and matted hair। अब उसके बाल इतने उलझे हुए थे सारे, जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा, जब कभी आपके सर में ऑयल ना लगाया जाए और उसकी कोम्बिंग ना हो हेयर की, तो आपके बाल कैसे हो जाएंगे, रफ एंड खराब हो जाएंगे। सेम थिंग यहाँ पे भोली के साथ हो रहा था कि भोली के भी बालों में कभी तेल नहीं लगाया जाता था, कभी उसको नहलाया नहीं जाता था, उसके कपड़े नहीं धोए जाते थे। बट ऑन दिस डे, इस दिन जिस दिन उसको स्कूल जाना था, उसके कपड़े धोए जा रहे थे, उसको नए कपड़े पहनाए गए थे, मतलब उसकी बहन के साफ धुले हुए कपड़े पहनाए गए, उसके बालों में ऑयलिंग की गई और उसके बाल बनाए गए अच्छे से, बाल झाड़ मतलब बना के झाड़ करके उसको स्कूल लेके गए। देन सॉरी ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर दैन हर होम। यहाँ पे जब उसने देखा कि मेरे को अच्छे से कपड़े वपड़े पहनाए जा रहे हैं, तैयार किया जा रहा है, तब उसको थोड़ा चैन मिलता है कि चलो मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला नहीं है, मुझे कहीं अच्छी जगह ही लेके जा रहे हैं पिताश्री। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुंचे, the children were already in their classrooms। चिल्ड्रन पहले से ही क्लासरूम में थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress। रामलाल ने क्या किया, रामलाल ने अपनी बच्ची को हेडमिस्ट्रेस के पास छोड़ दिया। Left alone, बिल्कुल अकेले, the poor girl looked about her with fear-laden eyes। fear-laden eyes means आंखों में बहुत डर लिए हुए, मतलब उसकी आंख डर से भरी हुई थी, वो बहुत डर रही थी क्योंकि अकेले उसको छोड़ा था ना उन्होंने वहाँ हेडमिस्ट्रेस के पास। There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats। यहाँ पे सभी जो girls थी, they were all squatted on mats, reading from books or writing on slates। और सारी लड़कियां वहाँ पे जो girls थी books पढ़ रही थी और slates पर लिख रही थी। The headmistress asked Holly to sit down in a corner in one of the classroom। और हेड मिस्ट्रेस ने बोली को कहा कि तुम जाओ और एक क्लास में जाके बैठ जाओ कॉर्नर में। बोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there। She hoped that one of these girls might become her friend। Here she wants to say, here the author wants to say, sorry, कि भोली यहाँ इतनी एक्साइटेड थी स्कूल में आके, उसे पता तो नहीं था कि स्कूल क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, बट वो इतनी एक्साइटेड थी, उसको लग रहा था कि यहाँ पर आई हूँ, इतनी सारी लड़कियाँ, इतनी सारी गर्ल्स हैं कि कोई ना कोई मेरी फ्रेंड ज़रूर बन जाएगी। द लेडी टीचर who was in the class was saying something to the girls, but Holly could understand nothing। Here, teacher was explaining to the girls in the class, but Holly couldn't understand anything। Holly को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। She looked at the pictures on the wall। वॉल मतलब दीवारों पे बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई थी, जैसे स्कूल्स में होता है ना, वॉल्स डेकोरेटेड होते हैं, तो इन द सेम वे she looked at the pictures on the wall। The colors fascinated her। The horse was brown just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their
विलेज। अब वो सोचने लगी कि वॉल्स पे जो ब्राउन कलर है वो बिल्कुल उस तरीके का है जिस तरीके के हॉर्स पर तहसीलदार उनके विलेज में आए थे। हॉर्स जब वो हुआ था, उनका ओपनिंग सेरेमनी थी स्कूल की, तो वो ब्राउन हॉर्स पे आए थे, तो इसलिए उसको याद आता है कि वो ये सेम ब्राउन कलर उसी हॉर्स का है जो जिस पर तहसीलदार बैठकर आए थे गांव के अंदर। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। और गोट बिल्कुल ब्लैक थी जैसे कि उसके पड़ोस में किसी की गोट थी, तो वो बिल्कुल उसी ब्लैक कोट की तरह ही थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। यहाँ पे वो बताया, मतलब उसके दिमाग में चल रहा है कि ये ग्रीन कलर बिल्कुल कैसा है, जो मैंगो ऑर्चर्ड में उसने पैरट को देखा था वो बिल्कुल ग्रीन वैसे ही है, ऐसे ही पैरट बिल्कुल सेम ग्रीन कलर का है। द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और वो काउ जो बनी हुई थी वॉल पे वो बिल्कुल लक्ष्मी की तरह उसको लग रही थी। एंड सडनली बोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। यहाँ पे अब वो अचानक से फिर देखती है कि वो जो मैम थी, वो जो टीचर थी, वो उसके बगल में आके खड़ी हो जाती है और थोड़ा सा स्माइल फेस करके उसकी ओर देखती है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। तो यहाँ पे वो बोलती है, बोल नहीं पाती है, आंसर नहीं दे पाती ठीक से, बोलती वो ऐसे करके वो बोलने लगती है, स्टैमर करने लगती है, हकलाने लगती है। वो स्टैमर करती थी ना, तो इस तरह से वो बोलती है। Then she began to cry and tears flowed from her eyes। और फिर उसके बाद उसके आँख से आंसू गिरने लगते हैं, वो रोने लग जाती है in a helpless flood। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस फील कर रही थी, उसको लग रहा था कि वो अकेली है, उसको मतलब मैम ने उससे बोला और उसको लग रहा था कि वो हकला रही है, वो स्टैमर कर रही है, इसलिए लोग उसको उसका मजाक यहाँ पे भी उड़ाएंगे, हंसेंगे उसके ऊपर। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her। और वो सर नीचे करके टेबल पे नीचे करके रोने लग जाती है और वो सोचती है कि यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो भी मेरे ऊपर हंसेंगी और उनका फेस वो नहीं देखना चाहती क्योंकि वो सारी उसके ऊपर हंस रही होंगी। When the school bell rang, जब स्कूल की बेल बजी, all the girls scurried out of the classroom। और सारी के सारी गर्ल्स क्लासरूम से बाहर चली गई। बट भोली dared not leave her corner। बट भोली के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जहाँ वो बैठी है उस कॉर्नर पे वो वहाँ से उठ के बाहर आ सके। हर हेड स्टिल लोअर्ड। और उसका सर अभी भी नीचे ही था। शी केप्ट ऑन सॉबिंग। वो धीरे धीरे सिसक के रो रही थी। भोली, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life she had never been called like that. It touched her heart। अब यहाँ पे बोल रहा है कि टीचर ने इतने प्यार से भोली का नाम बुलाया कि वो बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगा, उसके दिल को सुकून मिल रहा था, उसके दिल को ये बात छू गई थी कि इस तरीके से उसको कभी भी इतने प्यार से किसी ने भी नहीं बुलाया। गेट अप सेड द टीचर। टीचर ने कहा कि उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप। नाउ अब कह रहे हैं कि यहाँ पे टीचर जो बोल रही थी गेट अप, वो डांट के नहीं बोल रही थी, वो उसको प्यार से बोल रही थी, वो उसको फ्रेंडली सजेशन दे रही थी कि उठो बेटा, अब उठ जाओ यहाँ से। बोली गॉट अप, फिर बोली उठ जाती है। नाउ टेल मी योर नेम। अब तुम मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट broke out over her whole body। और पूरे पूरे वो पसीने से भीग गई, पूरा शरीर उसका पसीने पसीने हो गया। would her stammering tongue again disgrace her। क्या उसका जो हकलाने वाला जो तरीका था वो क्या उसको वापस शर्मिंदा कर देगा। For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort। She had such a soothing voice, she would not laugh at her। यहाँ पे वो कह रही है कि इस ये जो लेडी बैठी हैं, ये जो टीचर हैं, ये बहुत ही अच्छी हैं, इनके लिए मुझे एक बार वापस से प्रैक्टिस करनी होगी, एक बार और मेहनत करनी होगी, एफर्ट डालना होगा बोलने के लिए, क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और ये मेरे ऊपर नहीं हंसेंगी। वो लाइक दिस शी स्टार्टेड स्टैमरिंग। well done, the teacher encouraged her। टीचर ने उसको encourage किया। come on, now the full name। चलो अब तुम अपना पूरा नाम बोलो। भोली, like this she said, भोली। at last she was able to say it। और वो लास्ट
कामयाब हो जाती है इस चीज़ के लिए, उसने अपना नाम बोला प्रॉपरली एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। उसको लगा कि ये तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मैं बोल नहीं पाती हूँ बट यहाँ पे मैंने अपना नाम प्रॉपरली प्रोनाउंस किया है। वेल डन। द टीचर patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else। यहाँ पे टीचर उसको शाबाशी दे रही हैं, बोली वेल डन, और उसके सर पे थपथपाया उन्होंने और बोला प्यार से कि बेटा इसी तरह अपने अंदर के डर को बाहर निकालो, अपने अंदर जो तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हार्ट के अंदर जो डर है उसको बाहर निकालो, तब जाके तुम कहीं भी सरवाइव कर पाओगे और किसी के सामने बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। अब भोली ने उनकी ओर ऐसे देखा जैसे सच में वो उनसे पूछना चाहती हो कि रियली ऐसा हो सकता है। यस यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? भोली नॉडेड नो, से इट लाउड अलाउड, यस। अब यहाँ पे भोली नॉड कर रही है, मतलब भोली धीरे से बोली यस, इस तरह बोला होगा उसने, तो मैम को लगा कि इसने जोर से नहीं बोला। देन उन्होंने वापस बोला कि जोर से बोलो, तो शी सेड हाँ मैं आऊँगी स्कूल, मीन्स यस। वो एक्सेप्ट करती है क्योंकि टीचर ने पूछा ना कि अब तुम डेली स्कूल आओगी ना, तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर तुम डेली प्रैक्टिस करती रहोगी तो डेफिनेटली तुम सबसे बात करने में सफल रहोगी। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it। और जब उसने यस बोला तो उसको फील हो रहा था भोली को कि हाँ मैं अब लग रहा है कि मैं बोल सकती हूँ। Didn't I tell you? Now take this book। अब वो कह रही है कि आप ये बुक लो और इस बुक को पढ़ के आना। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, tiger and a cow just like Lakshmi, and with every picture was a word in big black letter। यहाँ पे वो एक बुक देती हैं जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स बनी होती हैं और बिग ब्लॉक लेटर्स में, ब्लैक लेटर्स में काफ़ी चीज़ें लिखी होती हैं। वो कहती हैं तुम उसे पढ़ के आओ। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, और 1 month में तुम ये बुक आराम से रीड कर सकोगी, पढ़ सकोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक और बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, और फिर उसके बाद और बड़ी बुक दूंगी, मतलब कंटिन्यू तुम्हें और बड़ा बड़ा चीज़ करती रहूँगी ताकि तुम उसको स्टडी करके काफ़ी लर्नेड पर्सन बन जाओ। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड दैन एनीवन एल्स इन द विलेज, और एक टाइम आएगा कि तुम एक सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी इस गाँव की लड़की हो जाओगी। देन no one will ever be able to laugh at you, और फिर कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई भी नहीं हंसेगा। people will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer। वो बोल रही हैं कि तुम धीरे धीरे रीडिंग करना स्टार्ट करो और सब कुछ पढ़ लो, और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे और तुम बिल्कुल भी स्टैमर नहीं करोगे, तुम बिल्कुल भी नहीं हकलाओगी, कोई भी तुम्हारे ऊपर नहीं हंसेगा। अंडरस्टैंड? क्या तुम्हें समझ में आया? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल अभी घर जाओ और कल जल्दी स्कूल आ जाना मॉर्निंग में। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड blossomed into big red flowers। Her heart was throbbing with a new hope and a new life। Thus the years passed। इसी तरीके से वो कंटिन्यू डेली स्कूल जाने लगी। उसको ऐसे लग रहा था कि मंदिरों की घंटियाँ बज रही हैं और ट्रीज में बहुत सुंदर सुंदर बिग रेड फ्लावर्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा, उसको सब कुछ अच्छा लगने लगा। वो काफ़ी एक्साइट हो गई। अब उसे लग रहा था उसकी लाइफ में न्यू होप आ गया है और उसकी लाइफ अब बदल जाएगी। इसी तरह से दिन पास होते गए, मीन्स कई साल बीतते गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, और धीरे धीरे विलेज एक स्मॉल टाउन में डेवलप हो चुका था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। अब वो जो प्राइमरी स्कूल था जहाँ भोली पढ़ती थी वो एक हाई स्कूल बन चुका था। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill। अब वहाँ पे सिनेमा भी हो गया था और टिन शेड में सिनेमा बना दिया गया था और कॉटन गिनिंग मिल भी खोल दी गई थी।
द मेल ट्रेन began to stop at their रेलवे स्टेशन, और जो मेल ट्रेन थी वो वहाँ पे रुकने लग गई थी वहाँ के रेलवे स्टेशन पे। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात डिनर के बाद, रामलाल said to his wife, रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, देन shall I accept बिशम्बर्स प्रपोजल, क्या मैं बिशम्बर्स का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ? मतलब बिशम्बर कौन है यहाँ पे? जिन्होंने भोली के लिए प्रपोजल भेजा है शादी का। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ कहती है कि हाँ बिल्कुल। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम। अब कह रही है यहाँ पे उसकी मम्मी कि भोली बहुत ही लकी है कि उसको वेल टू डू मतलब बहुत ही समर्थ और अमीर लड़का मतलब दूल्हा मिल रहा है। भोली इसलिए उसको इसलिए भोली को लकी कह रही है। A big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. यहाँ पे कह रहे हैं उनकी एक बड़ी शॉप भी है, वो खुद कमाते हैं, उनका खुद का घर है, थाउजेंड्स रुपीज से भी ज़्यादा उनके बैंक में है मैंने सुना है। और सबसे बड़ी बात कि वो डाउरी मीन्स दहेज नहीं मांग रहे हैं। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो, almost the same age as I am, and he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. यहाँ पे वो बता रहे हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन बिशम्बर का कि वो मेरे जितना हो चुका है, उसकी एज मेरे जितनी है, वो यंग भी नहीं है, उसके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, काफ़ी ग्रोन अप बच्चे हैं। सो वॉट डज इट मैटर? यहाँ पे वो कह रही हैं उसकी मम्मी मतलब रामलाल की वाइफ कि क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। 45 हो या ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 45 होगा, 50 होगा, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। ये आदमियों के लिए बहुत ज़्यादा एज नहीं होती है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज। अच्छा है, हम लकी हैं कि वो एक दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और वो नहीं जानता है कि इसके चेहरे पे पूरा पोक मार्क्स है। पोक मार्क्स कब हो गए थे? जब उसको स्मॉल पॉक्स हुआ था। एंड हर लैक ऑफ सेंस, उसके जो सेंस है वो लैकिंग है, ये वो नहीं जानता क्योंकि वो दूसरे गांव का है। ये बहुत अच्छी बात है। वी आर लकी फॉर दिस। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। अगर हम इस प्रपोजल को नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो भोली हमेशा अनमैरिड ही रह जाएगी, इसकी शादी कभी नहीं होगी। यस बट आई वॉन्डर व्हाट भोली विल से। अब यहाँ पे पिताजी बोल रहे हैं, फादर रामलाल बोल रहे हैं कि बात तो सही है लेकिन भोली क्या सोचेगी, भोली क्या कहेगी इस बारे में, मैं सोच रहा हूँ। वॉट विल दैट विटलेस वन से। अब यहाँ पे उनकी मम्मी कह रही हैं मतलब रामलाल की वाइफ बोल रही हैं कि वो क्या बोलेगी, वो तो कुछ नहीं बोलेगी, उसको कुछ भी कहाँ पता है। शी इज़ लाइक अ डम काउ, वो बिल्कुल सीधी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट। अब रामलाल कहते हैं शायद तुम सही बोल रहे हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। एक कॉर्नर में, आंगन के एक कॉर्नर में उसकी खाट लगी है, कॉट पे अपने वो लेटी है और अपने पेरेंट्स की कन्वर्सेशन चुपचाप सुन रही है। बिशम्बर नाथ वॉज वेल टू डू ग्रॉसर, वो बहुत ही अच्छे ग्रॉसर थे जो बिशम्बर नाथ जिनके लिए भोली का रिश्ता आता है। ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग। और वो शादी में उनके साथ बहुत सारे उनके फ्रेंड्स आते हैं, बिग पार्टी पूरी अपने लोगों को, अपने रिलेटिव्स को लेकर आते हैं शादी में। ब्रास बैंड playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. Boli's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. अब यहाँ पे उसकी बारात जब आई बिशम्बर नाथ की तो लोग देख के दंग रह गए और सभी बहुत खुश हो गए। रामलाल बहुत खुश हो गया कि मेरी फोर्थ बेटी के साथ इतना अच्छा होने वाला है, इसकी इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। और सारे जो ओकेजन में उसकी सारी सिस्टर्स आई थी वो सारी उसके लक पे बहुत जलन हो रही थी उन्हें। When the auspicious moment came, जब ये शादी का टाइम आया, the priest said, bring the bride.
और फिर पंडित जी ने कहा कि बहू को ब्राइड को, दुल्हन को लेकर आइए। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली ने रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस पहन रखा था, वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सैक्रेड फायर, उसको वहां ले आया गया पंडित जी लोगों के पास। गार्लैंड द ब्राइड, और पंडित जी कहते हैं कि दुल्हन को वरमाला पहनाइए। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिशंबरनाथ के एक फ्रेंड ने बोला कि दुल्हन को माला पहनाइए। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, और ब्राइड ग्रूम ने जो येलो मैरीगोल्ड्स थी उसकी माला उठाई। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, और ये जो एक लेडी थी उन्होंने क्या किया कि जो घूंघट था सिल्क का उसको ब्राइड के फेस से उठा दिया, मीन्स दुल्हन के फेस से उठा दिया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, और बिशंबर ने एक झटके में उसका फेस देख लिया। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, और गार्लैंड उसके हाथ में ही रह गया। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, और धीरे से उसने वापस घूंघट सरका लिया। भोली ने हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस। यहाँ पे बिशंबर कह रहे हैं अपने दोस्त से कि क्या तुमने देखा उसको, उसके चेहरे पे पोक मार्क्स हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग ईदर, तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो, तुम भी तो 45 साल के हो। मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज। अब वो गुस्सा आ गया, अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं इससे शादी करूंगा तो इसके पापा को मुझे 5000 रुपीज देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल गए और अपना टर्बन मीन्स वो जो पगड़ी होती है जो इनकी रिस्पेक्ट के लिए होती है, उसको उन्होंने उसके पैरों पर रख दिया, उसके ऑनर में बिशंबर के फीट पर रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, आप मुझे ह्यूमिलिएट मत करिए। टेक 2000 रुपीज, प्लीज आप सिर्फ 2000 रुपीज ले लीजिए। नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे 5000 ही चाहिए और हम नहीं तो वापस चले जाएंगे, अपनी बेटी को अपने पास रखिए। बी अ लिटिल कॉन्सिडरेट प्लीज, थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को, थोड़ा सा हमारे लिए भी सोचिए। इफ़ यू गो बैक, आप अगर चले जाएंगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं कभी भी अपने गाँव में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5000, उसके बाद वो 5000 लेकर आते हैं रामलाल। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, और उनके आंखों में आंसू थे और फेस पर आंसू गिर रहे थे। रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, और वो सारे 5000 रुपीज लेकर आते हैं, बहुत रो रहे होते हैं, और ले आकर ब्राइडग्रूम के पैरों पर रख देते हैं पैसे। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक जीत की स्माइल बिशंबर के चेहरे पर आई। लालची, उसका फेस बिल्कुल लालच से भरा हुआ था और उसको ऐसे लग रहा था कि उसने कुछ जीत लिया हो। He had gambled and won, और उसने क्या किया, उसने एक तरह से गैम्बलिंग की, उसने जुआ खेला और जीत गया। He give me the garland, he announced, और फिर उसने कहा कि मुझे माला दीजिए। Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. अब यहाँ पे एक बार और उसके चेहरे पर से, भोली के चेहरे पर से घूंघट उठा, लेकिन इस टाइम उसकी आंखें नीचे नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उसकी आंख जब देखा उसने ऊपर, तो उसकी आंखों में डर भी नहीं था, गुस्सा भी नहीं था, नफरत भी नहीं थी, बट वो सिर्फ कोल्ड कंटेम्प्ट होते हुए उसको बस देखती रहती है, अपने प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड को, जो बिशंबर को। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने अपने जो माला उसने हाथ में ले रखी थी उसको उठाता है अपने हाथों से और उसके गले तक ले जाता है भोली के। बट बिफोर ही कुड डू, जब वो करने वाला था, जब वो माला पहनाने वाला था, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट like a streak of lightning and the garland was flung into the fire.
She got up and threw away the veil. और फिर उसने घूंघट हटा दिया और वो जो माला थी उसको उसने फेंका तो वो सीधे जाके आग में गिर गई. पिताजी सेड बोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, बिल्कुल तेज और साफ आवाज में, टू हर फादर एंड अ फादर, मदर, सिस्टर्स, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. अब यहाँ पे बोली की आवाज़ सुन के सारे जो रिलेटिव्स थे, जो सिस्टर्स, ब्रदर्स, फादर, मदर, सब बिल्कुल आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगते हैं कि वो बिना रुके एकदम क्लियर स्पीच बोल रही थी, बिल्कुल क्लियर बोल रही थी बिना स्टैमर किए. पिताजी टेक बैक योर मनी, आप पैसे अपने वापस ले लीजिए. आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी. रामलाल was thunderstruck. The guests began to whisper, so shameless, so ugly and so shameless. यहाँ पे रामलाल को बिल्कुल झटका लग गया, बिल्कुल शॉक हो गया, वो उसको लग गया और सारे गेस्ट आपस में विस्पर करने लगे, फुसफुसाने लगे कि कितनी शेमलेस है, एक तो अगली है, दूसरे शेमलेस हरकतें कर रही है. बोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल. जोर से रामलाल बोलते हैं कि बोली क्या तुम क्रेजी हो, यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपनी फैमिली को शर्मिंदा करना चाहती हो, हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, और हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो. फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड बोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन. वो कह रहे हैं कि इस बोली कह रही है कि आप लोगों की इज्जत की खातिर ही मैं इस लेम आदमी से शादी करने को तैयार हो गई. बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल coward as my husband. और मैं ऐसे इंसान से जो लालची है, जो दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचता, ऐसे डरपोक व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी, उसको अपना हस्बैंड नहीं मानूंगी, नहीं बनाऊंगी. आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, और इतना बोलती है मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी. What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. और सब ये कह रहे हैं कि वो एक शेमलेस लड़की है और हम तो इसको क्या समझते थे, बिल्कुल डम काउ समझते थे. बोली टर्न वायलेंटली टू ऑन द ओल्ड वुमन. यस आंटी, वो ओल्ड वुमन ने बोला था ना, तो उसकी ओर पलट के गुस्से में बोलती है, यस आंटी यू आर राइट, you all thought I was a dumb driven cow, that's why you wanted to hand me over to this heartless creature, but now the dumb cow, the stammering fool is speaking, you don't want to hear more. अब यहाँ पे वो कहती है कि हाँ आपने सही कहा कि मुझे हमेशा आप लोगों ने एक डम काउ बना के रखा, एक स्टूपिड बना के रखा, बट मैं इसीलिए आप मेरी शादी इस हार्टलेस क्रिएचर से, जिसके हृदय में बिल्कुल प्यार नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं है, इससे मेरी शादी करवा रहे हो. लेकिन अब मैं एक डम काउ नहीं हूँ, अब मैं एक स्टैमरिंग फूल नहीं हूँ, अब मैं बोलती हूँ. क्या आपको सुनना है? विशंबरनाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी. अब विशंबरनाथ क्या करने लगे, जाने लगे वापस अपनी पार्टी को लेकर. द कंफ्यूज बैंड्समैन thought this was the end of the ceremony and struck up the closing song. और अब बैंड्समैन को लगा कि अब चलो क्लोजिंग सेरेमनी हो रही है, तो they struck up the closing song. Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. यहाँ पे रामलाल के बारे में कहा गया है कि रामलाल बिल्कुल ही ग्राउंड पर हो गए, बिल्कुल ज़मीन पर हो गए, उनका सर नीचे हो गया और बिल्कुल दुख और शर्म से वो बिल्कुल झुक गए. उसका वजन उनके ऊपर ज़्यादा हो गया दुख और शर्म का कि वो बिल्कुल झुक गए शर्म से. द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन. और ये जो फायर जलाई जाती है शादी के टाइम में, वो बिल्कुल बंद हो गई. एवरीवन वाज गॉन, सब चले गए. रामलाल टर्न टू बोली, रामलाल बोली की ओर मुड़े और बोले, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ. अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा, अब तुम्हारा क्या होगा. व्हाट शैल वी डू विथ यू, क्या करेंगे हम तुम्हारा. एंड सुलेखा, अब वो सुलेखा हो चुकी थी, भोली नहीं रह गई थी. एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी. अब वो कुछ बोलती है सुलेखा जो कि बिल्कुल काम और स्टेडी था. डोंट यू वरी पिताजी, आप इसकी चिंता मत करो पिताजी. इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर
मैं आप लोगों की, आप लोग के बूढ़ेपन में आप लोगों की सहायता करूँगी, आप लोगों की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाने लगूंगी वेयर आई लर्न सो मच। इज़न्ट दैट राइट मैम? अब वो सारे जो टीचर थी उसकी, तो वो सारी चीज़ें देख रही थी शुरू से लेकर अंत तक, तो वो वहाँ खड़ी थी अभी। और जब वो बोलती है कि मैं उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगी और जितना मैंने उस स्कूल में सीखा है वो सारे ज्ञान वहाँ पे दूंगी, फिर वो अपने मैम से पूछती है कि क्या मैं सही बोल रही हूँ मैम? द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। ये सारा कुछ टीचर देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड। टीचर ने रिप्लाई किया कि हाँ भोली, क्यों नहीं, बिल्कुल। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स when contemplating the completion of her masterpiece। यहाँ पे masterpiece किस चीज़ के लिए कहा गया है? भोली के लिए। दैट मीन्स टीचर ने इतने सालों तक उसको पढ़ाया, उसको सिखाया, उसको encourage किया, वो सारी मेहनत उनकी आज रंग लाई थी और वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड थी अपने टीचिंग को लेकर कि उन्होंने बहुत अच्छे से ज्ञान दिया भोली को और एक अच्छी शिक्षा दी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है वो समझ सके, और इतना उसको लर्नेड पर्सन बनाया कि वो अपने अच्छे बुरे के बारे में सोच सकती थी, और यही सेटिस्फैक्शन था टीचर की निगाह में, और उसको वो मास्टरपीस मान रही थी। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय K.A. Abbas, and that's all for today students. Thank you for listening.